अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग और असेसमेंट अथॉरिटी, उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और इस चैप्टर नंबर 3 का हम लोग आज आर्टिकल 3.2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। के सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, सेंट्री का जो वर्ड है, ये सेंट्रीपिटल का जो वर्ड है वो सेंटर से निकला है, तो उसका क्या मतलब है। हमारे पास ये एक बॉल है जो कि एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है। ठीक है, अब इस हम लोग बॉल को जब ऐसे ऐसे आगे जो है वो मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको बॉल को आगे मूव करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है, जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। यानी कि मैं इसको आगे को मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो ये सर्कुलर पाथ में इसी वजह से मूव कर रही है क्यों ये जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती भी यही है कि अगर हम लोग एक चीज़ को जो स्ट्रेट पाथ है उसको सर्कुलर पाथ में बेंड करें, मोड़ें, तो वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है कि वो एक फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करे। अब देखिए, इस बॉल को मैं आगे की तरफ मूव करवाना चाहती हूँ, लेकिन ये जो है सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह लें या सेंटर सीकिंग फोर्स कह लें। ये स्ट्रिंग जो है इस बॉल को सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये बॉल जो है हमारे पास आगे की तरफ मूव करवाते हैं, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास फिर हम लोग इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की फिर हमारे पास डिफ़ाइन क्या बनती है। कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफ़ाइन हमारे पास फिर यही बनती है कि द फोर्स नीडेड टू बेंड दी, वो फोर्स जो कि हर स्ट्रेट पाथ जो होता है पार्टिकल का उसको सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए चाहिए होती है, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। यानी कि वो फोर्स जो कि किसी भी पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करवाने के लिए चाहिए होती है, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। अब स्टूडेंट्स देखें, जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी डायरेक्शन में। ये मेरे पास एक बॉल है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, जिसकी वजह से इस बॉल ने जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दिया। अब इसमें एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ है, तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देती है, तो मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम लोग ने फोर्स लगाई है उसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी। ठीक है, मैंने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर गया। इस वजह से इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो भी सर्कुलर पाथ में ही होगा, यानी कि वो भी सर्कुलर या सेंटर की तरफ ही होगा उसका एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स देख लें, हमारे पास है कि हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब देखें, आप लोगों के सामने मैंने बॉल के ऊपर जब फोर्स लगाई, जिसकी वजह से उसने जो है वह सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने फोर्स लगाई, अगर मेरे पास एक बॉल है और ये स्ट्रिंग है और ये रेडियस आर है, इस बॉल के ऊपर मैंने फोर्स लगाई जो कि सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर थी, तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर थी, तो वो FC सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई। अब देखिए, अगर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसमें से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, जिसको हम लोग अल्फा AC से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास एक फुटबॉल है जो कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, अगर मैं उसी डायरेक्शन में यानी कि उस फुटबॉल की पैरेलल ही जो है वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दूं, तो फुटबॉल की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ का हो जाएगी, लेकिन उसके जो डायरेक्शन होगी वो अनचेंज्ड रहेगी। यानी कि अगर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल होंगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अनचेंज्ड हो जाएगी।
ये जो हमारे पास एक बॉल है, ये मूव कर रही है अपनी स्पीड के साथ। जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसने ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर दिया, तो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। अब देखिए ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है अपनी लोअर स्पीड के साथ। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, अब ये देखिए ये बॉल जो है वो अपनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है नॉर्मल वेलोसिटी। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसने जो है वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तेज अब देखिए जो फोर्स लगाई है और उसकी जो वेलोसिटी है वो पैरेलल है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हुआ है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास, आपको पता है कि जब एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ होती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। ऐसे डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन जो है वो उसकी चेंज होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमारे पास, आप देख लें कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी v के साथ मूव करता है। ये इसके साथ ऊपर जो फोर्स हम लोग लगाते हैं तो ये फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में जो है वो एंगल 90 डिग्री बन जाता है, यानी कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी से। अब देखिए ये वेलोसिटी v के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, ये आगे की तरफ तो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में बेंड हो रहा है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तब वो आगे की तरफ मूव करेगा, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड होगी, लेकिन वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचेगा उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, लेकिन वो सेंटर के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री बनाएगा। फिर जब वो यहाँ पर आएगा उसकी डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड होगी, लेकिन वो सेंटर के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनाएगा। यानी कि अगर फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वो हमारे पास डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड फोर्स का चेंज नहीं होता। तो फिर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू करेंगे। एक्सप्लेनेशन, न्यूटन सेकंड लॉ एंड सर्कुलर मोशन के जब हमारे पास एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो उसमें जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है इन सम डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द सेम डायरेक्शन। तो अब हमारे पास फोर्स की एप्लीकेशंस के जो है वो 2 केसेस आ गए हैं। ये वाली जो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग है ये सारी की है, लेकिन 2 केसेस ऑफ एप्लीकेशन में ये एक सब हेडिंग है। तो हमारे पास जो पहला केस है वो ये है कि अगर हमारे पास फोर्स जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल होती है तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास अनचेंज्ड रहती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी, कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल होती है, वो मैग्नीट्यूड चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देती है, कीपिंग द डायरेक्शन अनचेंज्ड, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अनचेंज्ड रहती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरा केस वो ये है कि हमारे पास जो फोर्स जो है वो जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है इन सर्कुलर मोशन, वो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, लेकिन जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट कीप्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी
जो है वो चेंज नहीं होती, वेलोसिटी उतनी ही रहती है बॉडी की, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, जब इस बॉडी की सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जब वो इस पॉइंट पे होता है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, इस पॉइंट पे होता है उसकी डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट पे होता है इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट पे होता है उसकी डायरेक्शन इस तरफ। वो इस वजह से, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान जो है वो एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है। तो सच फोर्सेस मेक्स द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। तो इस तरह की फोर्सेस जो है वो बॉडी को सर्कल में मूव करवाती हैं बाय प्रोड्यूसिंग अ रेडियल एक्सलेरेशन। और हमारे पास इस तरह के केसेस में जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी रेडियल एक्सलेरेशन होगा एंड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियल एक्सलेरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास देखें ये एक सर्कल है, तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, तो फिर एक्सलेरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो रेडियल एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन भी बोलते हैं। और हमारे पास फिर रेडियल, इस वजह से हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहलाती है एंड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ सीक करती है या अट्रैक्ट करती है, वो हमारे पास सेंटर सीकिंग फोर्स होती है। एक बॉल जो है वो जो कि स्ट्रिंग से बंधी हुई है, वो ऐसे गोल गोल मूव कर रही है। तो गोल गोल मूव करते देखिए अब ये टूट गई है, ये टूट के नीचे गिर गई है। तो जब इस तरह वो किसी भी पॉइंट पे टूट कर नीचे गिर जाए बॉल, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल में हमारे पास यही है कि हमारे पास देखिए ये एक सेंटर है और ये हमारे पास जो है वो एक बॉल है, सॉरी ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये एक बॉल है। जब हम ये बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ये बॉल। तो जब भी ये मूव करती करती जब भी यहाँ पर आएगी, अब देखिए जब ये यहाँ पर आई है तो देखिए इसका जो है वो स्ट्रिंग ये टूट गया। तो इस पॉइंट पे बॉल जो है वो टूवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन इसकी है। तो अब देखिए जब यहाँ से स्ट्रिंग टूट जाएगा तो बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन जब बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ मूव करती करती ये जो है वो यहाँ पर आ गई है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन वो इस तरफ होगी। तो फिर वो जब यहाँ पर आकर स्ट्रिंग टूटेगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। फिर देखिए यहाँ पर बॉल जो है मूव करते करते यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। तो फिर इस पॉइंट पे जब ये स्ट्रिंग टूटेगा तो बॉल जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इसके एग्जांपल में हम लोगों ने यही लिखना है कि आ बॉल विल्ड ऑन अ स्ट्रिंग, के स्ट्रिंग के ऊपर विल्ड करती है इन अ सर्कल में ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल की फोर्स की वजह से। इट वुड नॉट कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली मूव नहीं कर सकती। इफ़ द स्ट्रिंग इज स्नैप्ड, अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो टूट जाए। इफ़ द स्ट्रिंग स्नैप, अगर हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो टूट जाए जिस स्ट्रिंग से बॉल बंधी हुई थी। तो व्हेन बॉल इज एट पॉइंट ए, तो जब बॉल पॉइंट ए पे होती है द बॉल विल फ्लो द स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी, तो बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी जो है वो फॉलो करेगी विच इज़ टेंजेंट एट पॉइंट ए। समझने के लिए आप देखें कि हमारे पास फिगर है 3.6, इसका बी पार्ट है। क्या हम आप देखें फोर्स जब इस पॉइंट पे होती है तो इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है। ऐसे इस पॉइंट को हम लोगों ने ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। अब देखें बॉल इस पॉइंट पे है तो यहाँ से उसका स्ट्रिंग जो है टूट गया, ये स्ट्रिंग इसका टूट गया, तो फिर बॉल जो है वो इस तरफ मूव करेगी और ये ए बी लाइन जो है उसको फॉलो करेगी, ठीक है। अगर वो यहाँ पर होगी तो उसकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी। फिर अगर यहाँ मतलब कि यहाँ पर आकर उसका ये स्ट्रिंग टूट गया तो फिर वो इस तरफ मूव करेगी। यहाँ पर आकर अगर उसका स्ट्रिंग टूट गया तो फिर वो इस तरफ मूव करेगी। तो इस तरह ये अलोंग दी टेंजेंट मूव करेगी, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास टेंजेंट है ना, तो जिस टेंजेंट पे होगी और जब बॉल तो उसका स्ट्रिंग टूट जाएगा तो वो उस टेंजेंट के अलोंग जो है वो मूव करेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर यही चीज़ लिखा है कि स्ट्रिंग स्नैप, अगर स्ट्रिंग जो है वो टूट जाए व्हेन बॉल इज एट पॉइंट ए, जब बॉल पॉइंट पे ए पर होती है तो बॉल विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ, तो वो बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी जिसको हम लोग ए बी कहते हैं विच इज़ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ए, जो कि हमारे पास टेंजेंट होता है पॉइंट ए पे। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कि सेंट्रीपिटल फोर्स के जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं।
देखें, मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ समझाई है कि अगर कोई भी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली। यानी कि अगर वो पॉइंट यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी फॉरवर्ड, अगर वो इस पॉइंट पे है तो फिर इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी फॉरवर्ड, फिर अगर वो इस पॉइंट पे है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, अगर वो इस पॉइंट पे है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, फिर अगर इस पॉइंट पे आ गया तो फिर इस तरफ होगी, इस पॉइंट पर आ गया तो अगेन इस तरफ, इस पॉइंट पे आ गया तो अगेन इस तरफ। यानी कि अगर कोई भी बॉडी है वो अगर सर्कुलर मोशन में है यानी कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो यानी कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है या डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है इन ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे, एट ईच पॉइंट पे, मतलब कि हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जब वो बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में होती है। और चेंज कैसे होती है? विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ है, अक्सर बच्चे ना गलती करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है कि बॉडी जो है वो हर पॉइंट पे एट ईच पॉइंट इन सर्कुलर मोशन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म ही रहती है, स्पीड उसकी एक ही रहती है, यूनिफॉर्म स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, कभी इधर को मूव करेगी कभी इधर को, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में वेलोसिटी और स्पीड को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म है, स्पीड हमारे पास एक स्केलर फॉर्म है। तो जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, स्पीड हमारे पास वही रहती है क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है और उसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहती है। हमारे पास जो जहाँ पर सेंटर सीकिंग फोर्स होगी वो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ ही पुल करती रहेगी। ठीक है, तो मतलब कि ये जो बॉडी होगी यहाँ पर वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी और ये जो सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो उस बॉडी को सेंटर की तरफ पुल करेगी। ठीक है, तो हमारे पास अब देखें फिर इसकी जो डायरेक्शन होगी, यानी कि ये हमारे पास सेंटर सीकिंग फोर्स है और ये हमारे पास वेलोसिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होगी यानी कि ये फोर्स और ये वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर होंगे जब इस पॉइंट पे होगी। अब देखें यहाँ पर जब इस पॉइंट पे होगा ऑब्जेक्ट तब भी वो सेंटर के साथ परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। जब वो इस पॉइंट पे हो गए तब भी सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यानी कि फोर्स जो है वो फिर जब इस पॉइंट पे होगा तब भी हमारे पास सेंटर के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। मतलब कि हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द टेंजेंटियल वेलोसिटी एट ईच पॉइंट, यानी कि हमारे पास ये टेंजेंट है सर्कल का, तो इस वेलोसिटी को हम लोग फिर टेंजेंटियल वेलोसिटी कहते हैं। तो जो कि परपेंडिकुलर होगी एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट के साथ ही परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हम लोग फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या लिख सकते हैं? इफ़ चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसकी जो मोशन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी एट ईच पॉइंट इन सर्कुलर मोशन, वो हर यानी कि सर्कुलर मोशन के हर पॉइंट के ऊपर वो मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो मूव कर रही होगी, लेकिन सर्कुलर के हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ये लिखते हैं कि दिस फोर्स ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि जो हमारे पास सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो ऑब्जेक्ट को जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो सर्कुलर पाथ की तरफ जो है वो पुल करती रहेगी। ठीक है, दिस फोर्स ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हमारे पास कि इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंटियल वेलोसिटी एट ईच पॉइंट, यानी कि तीसरा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स था
सेंट्रीपिटल फोर्स का वो ये था कि उसकी जो डायरेक्शन थी वो हमारे पास टेंजेंटियल वेलोसिटी, यानी कि सर्कल, ये हमारे पास सर्कल का टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर थी, ठीक है। इट्स उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो उसके परपेंडिकुलर होगी, यानी कि उसके टेंजेंटियल वेलोसिटी की परपेंडिकुलर है, यानी इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंटियल वेलोसिटी एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट के ऊपर उस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी टू दी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंटियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में अब देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है वो r होता है। अगर ये बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ये हमारे पास बॉडी है, उसका कुछ मैस भी होगा, ठीक है। और वो बॉडी जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास रेडियस r है, ये सेंट्रल पॉइंट O से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस r है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम लोग उसकी टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो सेंटर सीकिंग फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है जिसका मैस m है, वेलोसिटी v है, वो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो फोर्स है वो भी सेंट्रीपिटल है, तो अब देखिए जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, ये एक आम सी चीज़ है समझने वाली कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो फोर्स जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब देखिए फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल है, तो फिर हमारे पास एक्सीलरेशन जो है वो भी सेंट्रीपिटल होगा या रेडियल होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास है F इज इक्वल टू एम है, F इज इक्वल टू एम है, यानी कि जिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। इसलिए अगर हमारे पास फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल है तो एक्सीलरेशन भी हमारे पास सेंट्रीपिटल होगा। तो F इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सीलरेशन हमारे पास अगर देखें AC है, यानी कि एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये बॉडी की वेलोसिटी और उसके रेडियस के इक्वल होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। तो यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में हम लोग फिर ये लिखेंगे फॉर अ बॉडी ऑफ मैस m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर पाथ, वो बॉडी जिसका मैस m है वो v वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसका रेडियस r है, द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज गिवन एज, तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो हम लोग हमारे पास क्या होगा, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब देखिए तो हमारे पास फिर अगर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी सेंट्रीपिटल फॉर्म में लिखे तो F इज इक्वल टू एम ए सी, वो हमारे पास एम ए सी में आ जाएगा। एक्सीलरेशन हमारे पास v स्क्वायर ओवर r है, तो फिर जब इस v स्क्वायर ओवर r को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ सी इज इक्वल टू एम v स्क्वायर ओवर r आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखें ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म होगी, ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की लीनियर फॉर्म है। अब देखिए एंगुलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, एंगुलर फॉर्म हमारे पास देखिए v वेलोसिटी v है, ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा की जब ये जो v की वैल्यू है आर ओमेगा, जब हम लोग इसको इस यहाँ पे पुट करेंगे जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 का नाम दिया है, तो यहाँ पे पुट करने के बाद r का भी स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ सी इज इक्वल टू हमारे पास एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। फिर ये r इस एक r से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ सी इज इक्वल टू हमारे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने यही सारी चीज़ें लिख देनी है नीचे कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगी। तो जैसा कि हमको पता है कि एफ सी इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास से इसको हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर था, इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दी। तो ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर ओवर आर,
इस AC की वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो FC इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। तो फिर हम यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 1 को जब हम लोग इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास FC इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर आ गया। तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसकी लीनियर फॉर्म है। तो ये देखिए ये हमारे पास वी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास एक लीनियर वेलोसिटी है। ये हमारे पास देखिए एक लीनियर वेलोसिटी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी आर रिलेटेड एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा आना था, आर ओमेगा। फिर हम लोगों ने जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा की जो वैल्यू है फिर यहाँ पर पुट किया, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई। फिर ये हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई। अब देखें आर ओमेगा का यहाँ पर स्क्वायर है, आर ओमेगा का यहाँ पर स्क्वायर है, तो हमारे पास आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। एफ सी इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। तो ये एक आर जब इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास। फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ये हमारे पास है एंगुलर सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम लोग एंगुलर सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास जो है वो लीनियर सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो थी वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन थी सेंट्रीपिटल फोर्स की। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।